हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। प्राचीन काल देख लेंगे आज बिहार का। पार्ट 8 आज देखेंगे मौर्योत्तर बिहार। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्योत्तर बिहार। पुष्यमित्र शुंग ने कब शुंग वंश की स्थापना की थी? 185 ईसा पूर्व। धनदेव के अयोध्या लेख से किस वंश से संबंधित जानकारी मिलती है? तो धनदेव का जो अयोध्या लेख है उससे शिशुनाग वंश की जानकारी मिलती है। कहाँ के गरुड़ स्तंभ लेख से शुंग की जानकारी मिलती है? तो ये बेसनगर के गरुड़ स्तंभ लेख से मिलती है। मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? कालिदास की। महाभाष्य के रचनाकार कौन थे? पतंजलि। किस रचना से शुंग वंश की जानकारी मिलती है? तो ये मिलता है मालविकाग्निमित्रम और महाभाष्य से शुंग वंश की जानकारी। पुष्यमित्र शुंग ने किसके आक्रमण से मगध की रक्षा की थी? यवनों के आक्रमण से। पुष्यमित्र शुंग ने यवनों के आक्रमण से मगध की रक्षा की थी। पुष्यमित्र शुंग ने किसके साथ युद्ध में विजय प्राप्त किया था? तो ये विदर्भ और यवन के साथ युद्ध में विजय प्राप्त किया था। पुष्यमित्र शुंग के बाद मगध का शासक कौन बना था? अग्निमित्रम शुंग बना था। अग्निमित्र शुंग पुष्यमित्र शुंग के बाद मगध का नेक्स्ट शासक बना। मालविका अग्निमित्रम किसके नाटक का नायक था? तो ये कालिदास के नाटक का नायक था ये अग्निमित्र। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवदूत। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवदूत। देवदूत की हत्या किसने की? वसुमित्र ने की। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। किसने 84,000 बौद्ध स्तूप को नष्ट कर दिया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने कहाँ के स्तंभ को भव्य बनवाया था? तो एक भड़होत, सांची और बोध गया, तीनों के स्तंभ को बहुत ही भव्य या विशाल बनाया था पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश के शासनकाल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो शुंग वंश के शासनकाल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार, निष्क और स्वर्ण कहा जाता था। शुंग वंश के शासनकाल में तांबे की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो शुंग वंश के शासनकाल में तांबे की मुद्रा को कासार्पण कहा जाता था। शुंग वंश के शासनकाल में चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो इसे या तो धारण कहा जाता था या पुराण। धारण या पुराण। शुंग वंश के शासनकाल में चांदी की मुद्रा को धारण या पुराण कहा जाता था। किस वंश के शासनकाल में भागवत धर्म का उदय हुआ? शुंग वंश के शासनकाल में भागवत धर्म का उदय हुआ। शुंगकालीन वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट नमूने कहाँ से प्राप्त हुए? बोध गया से प्राप्त हुए। शुंगकालीन वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट नमूने कहाँ से मिले हैं? बोध गया से। बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिलती है। यह किस काल की है? यह शुंग काल की है। बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटा सा पाषाण वेदिका मिलती है जो शुंग काल का है। शुंग वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन हुआ था? तो कण्व वंश का हुआ। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। कौन कण्व वंश का शासक नहीं था? तो कण्व वंश का शासक कौन नहीं था? नारायण नहीं था। बाकी वासुदेव, पुष्यमित्र शुंग और सुशर्मा तीनों कण्व वंश का शासक था। कण्व वंश का आखिरी शासक कौन था? सुशर्मा। कण्व वंश का आखिरी शासक था सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या किसने की? सिमुक। सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर दी। कण्व वंश का शासक कब से कब तक रहा था? तो कण्व वंश का शासक 72 से 27 ईसा पूर्व तक रहा था। अब देख रहे धीरे धीरे ईसा पूर्व कम होते जा रहा है। अब उसके बाद ईसवी स्टार्ट होगा। तो 72 से 27 ईसा पूर्व तक रहा था। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क कब शासक बना? 75 ईस्वी में। अब आ गया ईस्वी कनिष्क। निम्न में से कहाँ कनिष्क की राजधानी थी? पुरुषपुर में। कनिष्क ने अपने क्षेत्र के क्रम में कहाँ तक जीत हासिल किया? तो ये मगध तक। कनिष्क किस बौद्ध धर्म को अपने साथ ले गया था? बौद्ध विद्वान को। तो कनिष्क अश्वघोष बौद्ध विद्वान को अपने साथ लेकर गया था। कुषाणों के पतन के बाद किसने मगध पर शासन किया? तो लिच्छवियों ने किया था। कुषाण लोग जब चले गए तो उसके बाद लिच्छवियों ने मगध पर शासन किया। अब देखते हैं गुप्तकालीन बिहार।
चतुर्थ ईस्वी के प्रारंभ में गुप्त काल की स्थापना के साथ ही मगध ने अपनी ख्याति पुनः अर्जित कर ली। ठीक है, मगध का लगभग ख्याति खत्म ही होने वाला था कि गुप्त काल स्टार्ट हो गया। तो लगभग चतुर्थ सदी के प्रारंभ यानी तीसरी शताब्दी समाप्त और चतुर्थ शताब्दी के प्रारंभ में मगध ने फिर से अपनी ख्याति प्राप्त कर ली। प्रारंभिक गुप्त शासकों ने कहाँ अपनी राजधानी बनाई थी? तो सबसे पहले जो गुप्त शासक थे वो पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी बनाए। निम्न में से कौन गुप्त वंश का संस्थापक था? तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। ब्राह्मण वंश की स्थापना कब हुई थी? 240 ईस्वी में। गुप्त वंश की स्थापना गुप्त वंश की स्थापना हुआ था 240 ईस्वी में। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का पिता था? तो घटोच जो था चंद्रगुप्त प्रथम का पिता था। चंद्रगुप्त वंश का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो ये 319 से 335 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल कब से कब तक रहा? 319 से 335 ईस्वी तक। कब गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था? 319 ईस्वी में। गुप्त संवत शुरू हुआ 319 ईस्वी में। और गुप्त संवत का संबंध किस संवत से माना जाता है? तो वल्लभी के संवत से माना जाता है जो गुजरात में है। चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज की उपाधि। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासक कब से कब तक रहा था? 335 से 375 ईस्वी तक रहा। किस गुप्त शासक की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है? तो समुद्रगुप्त की। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के शासकों को पराजित कर अपने राज्य में मिलाया था? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने किसे पराजित किया था? तो ये शक और कुषाण दोनों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। राज्य को गला खराब हो गया। राज्य को चंद्रगुप्त द्वितीय ने जीता। किस किस राज्य को? तो ये सौराष्ट्र और मालवा को चंद्रगुप्त द्वितीय ने जीता था। किस गुप्त शासक ने के शासनकाल में स्वर्ण युग कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को किन विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा था? तो हुनों का। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 375 से 412 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल रहा था। किस हुन शासक ने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की थी? तो ये मिहिर कुल था। मिहिर कुल हुन शासक था जिसने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई किया। मिहिर कुल ने किस गुप्त शासक को पराजित किया? तो नरसिंह गुप्त या बालादित्य जिसका नाम था नरसिंह गुप्त बालादित्य, जिसको मिहिर कुल ने पराजित किया था। 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक मगध के क्षेत्र पर परवर्ती गुप्त शासकों का नियंत्रण था। 6ठी शताब्दी तक किसका नियंत्रण था? तो मगध पर था। परवर्ती गुप्त शासकों का नियंत्रण मगध पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों पर किस वंश की सत्ता परवर्ती गुप्त के समय स्थापित हो गई थी? तो मौखड़ी वंश की सत्ता जो है परवर्ती गुप्त शासकों के समय स्थापित हो गया था। गुप्तकालीन प्रमुख विद्वान कौन कौन थे? तो वारामिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त तीनों जो थे गुप्तकालीन विद्वान थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई किस काल में हुई थी? तो यही गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। नालंदा महाविहार का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। किसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में।
फाहियान किस देश का यात्री था? तो फाहियान जो था किस देश का यात्री था? फाहियान किस देश का यात्री था? चीन का यात्री था। चीनी यात्री था। फाहियान हो गया, ह्वेनसांग हो गया, ये सब चीन से आए थे। 3 साल तक फाहियान कहाँ कहाँ रहा था? तो पाटलिपुत्र में रहा था 3 साल तक फाहियान। किस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि बोध गया का महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार का अवशेष है? तो गुप्त काल का यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। शाहाबाद क्षेत्र से प्राप्त अभिलेखों से किन शासकों की जानकारी मिलती है? परवर्ती गुप्त शासकों की। परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कृष्णगुप्त। जबकि गुप्त वंश का कौन था? श्रीगुप्त। किस परवर्ती गुप्त शासकों ने मौखड़ी वंश को पराजित किया था? कुमारगुप्त तृतीय ने। कुमारगुप्त तृतीय का उत्तराधिकारी कौन था? दामोदर गुप्त। किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखड़ी शासकों को पराजित कर मगध तक अपना साम्राज्य विस्तारित कर लिया था? दामोदर गुप्त ने। शशांक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? मगध पर। किस शासक ने बौद्ध धर्म स्थलों को बुरी तरह नष्ट किया और बोध गया में महाबोधि मंदिर को क्षति पहुंचाई? तो वो शशांक था। वेद देवगुप्त ने किसके साथ समझौता कर कन्नौज के शासक को पराजित किया था? शशांक ने। देवगुप्त ने शशांक के साथ समझौता कर कन्नौज के मौखड़ी शासक को पराजित किया था। देवगुप्त ने किस मौखड़ी शासक को पराजित किया? देवगुप्त ने किसको पराजित किया था? तो देवगुप्त ने गृहवर्मन को पराजित किया था। नेक्स्ट है, किस शासक ने देवगुप्त को पराजित कर उसका वध किया था? तो राज्यवर्धन। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर उसका वध कर दिया। नेक्स्ट है, परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था जीवित गुप्त। जीवित गुप्त। ह्वेनसांग कब भारत आया था? 635 ईस्वी में आया था। ह्वेनसांग कब भारत आया? 635 ईस्वी में। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चलिए, तो ये हो गया आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे मध्य भारत। ये प्राचीन बिहार जो है यहीं पर समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे मध्य बिहार से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह क्विक रिवीजन करते रहिए।